चलिए भाई, आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फेसियोला हिपेटिका के लाइफ साइकिल का अगला लेक्चर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। देखिए कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ये रेडियल लार्वा तक पढ़ लिया था। हो क्या रहा था देख लीजिए, सरसरी तौर पे बता दे रहा हूं मैं कि जैसे ही मेरासीडियम लार्वा अपने इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर जाता है और अपना बाहरी सिलिया लेयर को बाहरी फेंक देता है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं, जैसे एपिकल ग्लैंड, ब्रेन, आई स्पॉट। ठीक, ये सब गायब हो जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोसिस्ट लार्वा। फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा अंदर ही ग्रो करती है और एक निश्चित समय बाद यदि सही खाना पीना मिला तो स्पोरोसिस्ट लार्वा बदल जाती है किसमें, रेडियल लार्वा में। फिर रेडियल लार्वा अंदर ही अंदर, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड में चल रहा है, स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है। तो फिर रेडियल लार्वा जो है वो फिर आगे डेवलप होगी और इस रेडियल लार्वा से दो कंडीशन आ सकती हैं। या तो ये अगली जनरेशन का रेडियल लार्वा बनाएगा, और ये कब बनाता है, समर सीजन में। यदि खाना ठीक ठाक मिला समर सीजन में तो रेडियल लार्वा से रेडियल लार्वा बनता है। लेकिन यदि विंटर सीजन की बात कर लो तो रेडियल लार्वा से वहां पर सर्केरिया लार्वा बन जाता है, नए प्रकार का लार्वा बन जाता है। ये समर सीजन में रेडियल लार्वा ही बनता है, लेकिन विंटर सीजन में सर्केरिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है। ठीक, और ये जो भी डेवलपमेंट होता है ये कहाँ से निकलेगा भाई, जैसे मान लीजिए मैं बोला अभी सर्केरिया लार्वा बन रहा है, तो ये अंदर देखिए सर्केरिया लार्वा दिख रहा है, तो ये सर्केरिया लार्वा यहां से निकलेगा, बर्थ पोर से बाहर निकलेगा। ऐसे एक रेडियल लार्वा लगभग लगभग 14 से लेकर के 20 ऐसा सर्केरिया लार्वा को जन्म देता है। और ये 14 से 20 सर्केरिया लार्वा कहाँ से निकलते हैं, बर्थ पोर से निकलते हैं। कहाँ जाएंगे ये, अब खुद सोचिए, ये पूरा रेडियल लार्वा है कहाँ पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में है, स्नेल की इंटरमीडिएट होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में है। तो जब यहां से निकलेगा तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही तो जाएगा। ठीक, सीधा डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये रिलीज हो जाता है। अगर मैं बात करूं ये दिखता कैसे है, तो ये बिल्कुल अपने एडल्ट फ्लूक जैसे दिखाई देता है। थोड़े बहुत इधर उधर होता है स्ट्रक्चर, कम ज्यादा रहता है, लेकिन दिखता अपने एडल्ट फ्लूक जैसे। एडल्ट फ्लूक मतलब फेसियोला हिपेटिका जैसे। शुरू में जो डायग्राम हमने पढ़ा था फेसियोला हिपेटिका का, लगभग ऐसा दिखता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जैसे यहाँ पर टेल पाई जाती है वहां पर टेल नहीं होता है, ये कुछ आगे पीछे रहती है स्ट्रक्चर, लेकिन लगभग लगभग किसके जैसे दिखाई देता है, अपने एडल्ट फ्लूक के जैसे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए डायग्राम दिख रहा है, देखिए तो आप अब इतना को इमेजिन करके देखें, इतना को इतना को देखिए। अब टेल को मत सोचिए, आप यहाँ तक देखिए। देखिए आगे दिख रहा है आपको एक ओरल सकर, इधर वेंट्रल सकर जिसको स्टाबुलम बोलते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में इधर माउथ है, मस्कुलर फेरिंग्स है और एसोफेगस है, इंटेस्टाइन दो भागों में बट गया है। ठीक, ये सेम चीज तो उसके एडल्ट फ्लूक में भी था। ठीक, एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए देखिए दोनों तरफ क्या है, फ्लेम सेल है, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम है। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम दोनों तरफ से एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल द्वारा खुलता है और ये आकर इकट्ठा एक वेसाइकल में खुलता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी वेसाइकल। एक्सक्रेटरी वेसाइकल इकट्ठा एक ट्यूब द्वारा बाहर निकलती है पूंछ की तरफ, एक्सक्रेटरी डक्ट। फिर ये एक्सक्रेटरी डक्ट अब दोनों साइड में एक एक छिद्र से खुलता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी पोर। तो ये चीजें थोड़ा सा अलग हैं। यहाँ पर दो एक्सक्रेटरी पोर है, वहां पर एक एक्सक्रेटरी पोर हुआ करता था। यहाँ पर टेल है, वहां पर टेल नहीं हुआ करता था एडल्ट में। ठीक, जैसे जर्म बाल की बात करो, आप जर्म सेल की बात करो, यहाँ पर जर्म सेल देखिए ज्यादा डेवलप नहीं रहता,
जबकि एडल्ट फ्लूक में जर्म सेल बहुत बेहतर प्रकार के डेवलप रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस दो ठो मिलते हैं और ओवरी सिंगल मिलता है, वो कितना बेहतरीन तरीके से वहां पर डेवलप रहता है। यहाँ पर ये चीज डेवलप नहीं रहता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज और रहता है, दोनों किनारे में सिस्टेजिनस ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड सेल पाई जाती है। ये जो गोल गोल दिख रहा है, चलिए मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जिस सेल को मैं कलर कर रहा हूँ ये सिस्टेजिनस ग्लैंड सेल है। इस ग्लैंड सेल से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं, जब इसके चारों तरफ वो केमिकल निकलता है तो चारों तरफ कवर बना लेता है, कवच बना लेता है, और फिर वो इस सर्करिया लार्वा से बदल जाता है मेटा सर्करिया लार्वा में। तो इसका मतलब, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि चारों तरफ सिस्ट बन जाता है। सिस्ट मतलब कवच बन जाता है, इसलिए इस सेल को सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल कहा जाता है, सिस्ट बनाने वाला ग्लैंड सेल। ठीक, चलिए थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं इसका। Each रेडिया प्रोड्यूसेस 14 to 20 सर्करिया लार्वा। मैं अभी बोला हूं, प्रत्येक रेडिया लार्वा से 14 से 20 सर्करिया लार्वा निकलते हैं। दे हैव द बॉडी ऑफ रेडिया, they leave the body of रेडिया थ्रू इट्स बर्थ पोर एंड एंटर इनटू द स्नेल्स डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब भी बात क्या हूं मैं, ये स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में है ये खुद, और ये बर्थ पोर से निकल के सर्करिया कहां पे आया, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आया स्नेल के। ठीक, अगला देखें। मार्फोलॉजिकली सर्केरिया बियर्स ए क्लोज रिसेंबल विद द एडल्ट फ्लूक। अभी बोला हूं कि इतना को अगर आप ना देखो, इतने के ही बात करो, तो बिल्कुल ये अपने एडल्ट फ्लूक जैसे दिखाई देता है। इसका शेप देखो, ओवल शेप है, टेल को हटा दो, बिल्कुल अंडे जैसे दिख रहा है ये ओवल शेप। लंबाई की बात करोगे तो ऐसे लंबाई कितना होगा, 0.5 mm से 0.35 mm। ठीक, 0.25 मिलीमीटर से 0.35 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्ग सिंपल टर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग, स्विमिंग करना है इसको, क्योंकि अभी इसको किसके बॉडी को छोड़ना है, अपनी सेकेंडरी होस्ट स्नेल की बॉडी को छोड़ना है, छोड़ करके उसको बाहर निकलना है और पानी में तैरना है। 2-3 दिन तक पानी में तैरेगा, तब जाके ये पानी में किसी घास से जाके चिपकेगा। देखिए अब इसकी बॉडी को छोड़ेगा यहाँ पर, और बाहर में इन्वायरमेंट में तैरेगा और घास में जाके चिपकेगा। ठीक, और सिस्टोजिनस ग्लैंड से अपना केमिकल निकालेगा, चारों तरफ कवच बनाएगा, कवच बनाएगा, पूंछ को हटा देगा, तब कहलाएगा मेटा सर्करिया लार्वा। तो सर्करिया के बाद बनने वाला मेटा सर्करिया लार्वा होता है। तो इसलिए पूंछ पाई जाती है ताकि ये अपने सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी को छोड़े, और बाहर पानी में अगर है तो पानी में तैरते तैरते वो किसी ग्रास ब्लेड तक चला जाए, किसी घास की पत्ती तक, लीफ तक चला जाए, वहां पर जाके अटैच होकर के अपने चारों तरफ सिस्ट बना पाए और टेल को गला पाए। लेयर ऑफ बॉडी वॉल सेम एस स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया। बिल्कुल, इनका जो बॉडी वॉल है उसमें अंतर थोड़ी आया है। देखिए यहाँ पर जो ये सर्करिया लार्वा है, उसके पहले क्या था, रेडिया लार्वा, उसके पहले क्या था, स्पोरोसिस्ट लार्वा। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा और रेडिया लार्वा का जो बॉडी का वाल होता है, सेम ऐसे इसका वाल भी होता है। बाहर में क्या होगा, क्यूटिकल की लेयर, फिर एपिडर्मल, फिर मस्कुलर लेयर, फिर अंदर में एक एपिथेलियल की लेयर। ठीक, ये सब में तीनों में सेम है। हाँ, अगर मीरास्टिडियम की बात करोगे तो उसका लार्वा का लेयर थोड़ा सा अलग होता है, और थोड़ा सा अलग क्या बोलने पर बाहर में सिलिएटेड एपिडर्मल सेल पाई जाती है। ठीक, अब बाद में वो रिप्लेस होकर क्यूटिकल से रिप्लेस हो जाता है। जब बॉडी में एंट्री कर रहा होता है तो एपिडर्मल लेयर सिलिएटेड वाला हट जाता है, उसके बदले में क्यूटिकल बन जाता है। चलिए, below body wall lie numerous cystogenous gland cells which secrete cyst for the next larval stage या मेटासर्क्रिया। अभी बोला हमें कि जस्ट इसके बॉडी के वाल के नीचे क्या पाई जाती है,
बॉडी वाल के नीचे सिस्टिजिनस ग्लैंड पाई जाती है। देखिए ये सिस्टिजिनस ग्लैंड से लिखा है। काम क्या है, काम क्या, देखिए ये सिस्ट निकालना। जब सिस्ट निकलेगा बॉडी के चारों तरफ तो क्या होगा भाई, सिस्ट निकलने के बाद यहाँ पर पूरा एक परत जम जाएगा, ऐसे करके लेयर बन जाएगा। और ये तभी होगा कब, जब ये अपने सेकेंडरी होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी को छोड़ेगा, पानी में जाएगा, पानी में तैरेगा, घास में जाके चिपकेगा। 2-3 दिन तक तैरने के बाद जब घास में चिपकेगा तो ये काम करता है, सिस्टिजिनस ग्लैंड से अपने चारों तरफ सिस्ट निकालता है और पूंछ को गला देता है। तो तब वो राउंडेड स्ट्रक्चर हो जाता है, तब कहलाता है वो मेटासर्केरियल लार्वा। देखो ये वही डायग्राम है। इधर आपको डॉर्सल भाग से दिख रहा है, दूसरे वेंट्रल भाग से दिख रहा है ये, और ये दिख रहा है उसके लेटरल भाग से। इसका वेंट्रल व्यू, ये लेटरल व्यू। लेटरल मतलब साइड से देख रहे हो आप, ये हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बिल्कुल किसके जैसे दिख रहा है भाई, ये अपने एडल्ट फ्लूक के जैसे ही दिखाई दे रहा है। अब तक जो जो बने मिरास्डियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, वो कोई भी अपने एडल्ट फ्लूक जैसे दिखाई नहीं देते थे। ये अपने एडल्ट फ्लूक जैसे दिखाई दे रहा है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन एडल्ट फ्लूक की तुलना में थोड़ा सा कम डेवलप है, रिड्यूमेंट टाइप का है। देखते हैं चलिए। well formed anterior oral and posterior ventral sucker like those of adult are present। बिल्कुल। इसमें किसी एक डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, तो इसमें एंटेरियर ओरल सकर देख लीजिए आप भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये एंटेरियर ओरल सकर बोलो, इसको इसके पीछे वाले को पोस्टेरियर या वेंट्रल ओरल सकर बोलो, ये एक ही है। ठीक, एंटेरियर या ओरल सकर बोलो ऊपर वाला, वो सही है। एंटेरियर सकर बोलो या ओरल सकर बोलो, ये नीचे वाला को वेंट्रल सकर बोलो या पोस्टेरियर सकर बोलो या स्टाबुलम बोलो, एक ही नाम है। ये हो गया। और सेम चीज उसके एडल्ट फ्लूक में भी मिलता था। चलो मैं एक बार ना आपको दिखा दे रहा हूँ डायग्राम को। देख लो, ये देखिए एंटेरियर ओरल सकर या माउथ के चारों तरफ जो दिख रहा है वही है, ये वाला ये। और ये पोस्टेरियर ओरल सकर या वेंट्रल सकर, पोस्टेरियर सकर या वेंट्रल सकर, जिसको स्टाबुलम के नाम से भी जानते हो, ये हो गया। इसमें देख लीजिए भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ये देखिए सबसे ऊपर में क्या है, माउथ है, फिर मस्कुलर फेरिंग्स है, फिर एसोफेगस है, फिर इंटेस्टाइन जो है ना वो दो भागों में बंट गया, ब्रांच हो गया है। बाकी इतना यहाँ पर जो सिका बन रहा है ना या डायवर्टिकुला, वहां पर नहीं बनता है, बस इतना ही तो अंतर है। चलिए देखो, तो rudiments of adult digestive, excretory and genital system can be seen in सर्केरिया। सर्केरिया में जो होता है, ये जो तीनों सिस्टम है, कौन कौन से सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो पाए जाते हैं लेकिन एडल्ट की तुलना में कम डेवलप रहते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर भी माउथ लीड टू मसल फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स, फॉलोड बाय एसोफेगस, इंटेस्टाइन, द लेटर फोर्किंग इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रल सकर टू फॉर्म टू ट्यूबुलर लिम्ब। अभी बस सेम चीज बोला हमें, देखिए सबसे पहले माउथ है ऊपर में, मस्कुलर फेरिंग्स, ओएसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन का देखिए ये गट सिकम दो भाग में बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर अलग बात है कि वो फोल्डेड फोल्डेड सीकी नहीं बन पा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा ये कम डेवलप है उसकी तुलना में, ये हो गया।
अगला देखो, एक्सक्रेटरी सिस्टम, फ्लेम सेल्स अकल इन लार्ज नंबर अलोंग द लेटरल जोन ओपनिंग इनटू ए पेयर ऑफ एक्सक्रेटरी ट्यूबुल। अब देखिए यहां पर देख लो आप, जो हमारे पास फ्लेम सेल हैं, जिसको नीला कलर से कर दे रहा हूं, देखिए ये फ्लेम सेल देखिए, ये संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन ये फ्लेम सेल्स देखिए तो कहां खुल रही है बोलने पर, दोनों तरफ अपनी अपनी एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल में खुल रही है। देखो एक पेयर में, इधर एक, ये एक ट्यूब है, इधर एक ट्यूब है, ये अपने अपने तरफ एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल में खुल रही है और दोनों के दोनों लेटरल साइड पे पाए जा रहे हैं। फिर ये जाके इकट्ठा कहां पे खुलता है, एक्सक्रेटरी वेसिकल में, फिर ये एक्सक्रेटरी डक्ट में, और ये टेल में दो छेद के द्वारा एक्सक्रेटरी पोर या नेफ्रिडियो पोर के द्वारा बाहर खुलता है। ये, अरे ये चीज वहां पर नहीं होता, एडल्ट में यहां तक होता है बस। ठीक, तो एडल्ट की तुलना में थोड़ा अलग होता है ये। देख लो, व्हिच यूनाइट इन फ्रंट ऑफ टेल, टेल के आगे की ओर जुड़ जाते हैं टू फॉर्म एक्सक्रेटरी वेसिकल या ब्लैडर जिसको बोल रहे हो आप। ये ये एक्सक्रेटरी वेसिकल बोलो या ब्लैडर बोलो, यहाँ मिल रहा है। उसके बाद एक्सक्रेटरी डक्ट, फिर उसके बाद एक्सक्रेटरी पोर। ठीक, एन एक्सक्रेटरी डक्ट अराइज फ्रॉम ब्लैडर एंड एक्सटेंड इनटू द टेल वेयर इट बाइफरकेटेड, दो भाग में बढ़ गया, एंड ओपन आउट थ्रू ए पेयर ऑफ नेफ्रिडी ऑफ पोर या एक्सक्रेटरी पोर। ये पूंछ में खुलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो, लाइंग इन द बॉडी आर ग्रुप ऑफ जर्म सेल व्हिच आर, अब ये जानना पड़ेगा, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रोपेगेटरी सेल ऑफ द कैप्सूल। शुरू में जो कैप्सूल था, जो जायगोट था, वहां से जो डिवाइड हुआ था, दो सेल बने थे, उनमें से जो एक सेल था प्रोपेगेटरी सेल, उससे बनता है क्या, जर्म सेल। दिस सेल प्रेजेंट रिड्यूमेंट ऑफ एडल्ट जेनेटल सिस्टम, और एडल्ट जेनेटल सिस्टम तो बहुत डेवलप होता है, ये उसका रिड्यूमेंट फॉर्म है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि प्रोपेगेटरी सेल कैसे जर्म सेल बनाता है। देखो यहाँ पे ये देख लीजिए, जब सेल डिवाइड होता है तो एक लार्ज सेल बनता है जिसको सोमेटिक सेल बोलते हो, एक स्मॉलर सेल बनता है जिसको प्रोपेगेटरी सेल बोलते हो। यही प्रोपेगेटरी सेल आगे जाके डेवलप डिवीजन होता है। देखिए तो एक डाटा सेल बना, एक डाटा सेल से लार्वा का बॉडी बन गया, दूसरा डाटा सेल से क्या बन गया, मास ऑफ स्मॉलर जर्म सेल। तो यही जर्म सेल है वहां पर जो बन रहा है, कहां से बना, प्रोपेगेटरी सेल से बना है, यहां से। ये ठीक, तो ये जो जर्म सेल बना है, ये जर्म सेल किससे बना है, प्रोपेगेटरी सेल से बना है। ये जो मास दिख रहा है आपको ना जर्म सेल का, ये साइड वाला डायग्राम देखो, लेटर वाला ये वाला डायग्राम है। ठीक, चलिए आगे बात बात करते हैं अब हम लोग। मैच्योर सर्केरिया makes its way through host tissue, often migrate to its pulmonary sac and from there escape to the surrounding water। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब ये पूरी तरीके से एक बार मैच्योर हो जाता है ना, कौन, सर्केरिया लार्वा, जब मैच्योर हो गया एक बार, ये देखिए ये, तो इस अभी कहां पे था, डाइजेस्टिव ग्लैंड में था ये। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से वो माइग्रेट करता है पल्मोनरी सेक, इस स्नेल का जो लंग्स है ना, वहां पे जाता है, वहां से होते हुए बाहर निकलता है ये। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से कहा गया, पल्मोनरी सेक। ये क्या है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड था, समझ लीजिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पल्मोनरी, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सर्केरिया लार्वा बना,
ये सरकरी लार्वा डेवलप होकर के चला गया कहां पे, पल्मोनरी सैक में, लंग्स वाली कैविटी में, और वहीं से वो निकल गया, पानी में चला गया और जाके वो बाहर में तैर रहा है। 2 दिन 3 दिन तक लगातार ये एक्टिवली माइग्रेट करने के बाद, एक्टिवली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद का इसके पास टेल है, टेल की मदद से ये घूमते घूमते चला जाएगा और फाइनली किसी न किसी ग्रासेस पे चला जाएगा, घास पे ये, और 1000 की संख्या में किसी एक घास पे ये चिपक जाएंगे। भाई ये मत सोचना केवल एक ही यहाँ पर क्या निकल रहा है, अभी सरकरिया लार्वा भरे पड़े हैं, ऐसे हजारों की तादाद में निकल रहे हैं। तो तैरते तैरते गया, 2-3 दिन तक यहाँ से निकलने के बाद बोल रहा हूं उनमें, यहाँ से आफ्टर 2-3 days ये मैं एक्टिव स्विमिंग कर दे रहा हूं, एक्टिव स्विमिंग ऑफ आफ्टर 2-3 days, लगातार तैरते रहने के बाद 2-3 दिन बाद वो जाके कहा भाई अटैच हो गया किसी ग्रासेस पे। देखो आगे क्या होगा भाई, ये तो मैच्योर सर्केरिया मेक इट्स वे, अपना रास्ता खुद बना लेता है, कहाँ पे, होस्ट की टिश्यू से। वो अपने ग्लैंड में था, ग्लैंड कहाँ पे था, डाइजेस्टिव ग्लैंड से होते हुए माइग्रेट करते हुए चला गया पल्मोनरी सैक में, एंड रिलीज फ्रॉम देयर एस्केप टू द सराउंडिंग वाटर, कहाँ चला गया, बाहर की ओर। देखें, इट टेक 35 to 65 days, क्या बोल रहे हैं ये 35 से 65 दिन क्या लग रहा है उसको, ये कि जब से मिरास्टिडियम लार्वा की एंट्री हुई, जब से मिरास्टिडियम लार्वा की एंट्री हुई तब से लेकर के इसके रिलीज होते तक, देखो मिरास्टिडियम लार्वा आया था, यहां से लेकर पूरा जो भी प्रोसेस चला इधर, ये यहां से निकलते तक 35 से लेकर के 65 दिन, 35 से 65 दिन। मैं इस मोटा मोटी एक बात ये बोलूं कि 1 महीना से लेकर 2 महीना तक का समय लग जाता है मिरास्टिडियम लार्वा के एंट्री और सरकरी लार्वा के एग्जिट होने तक का समय। मतलब ये बोलूं, फेसियोला हिपेटिका मोलस्का के शरीर के अंदर 1-2 महीना तक रहता है, स्नेल के बॉडी के अंदर 1-2 महीना तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से एंट्री हुआ और यहां से एग्जिट हुआ, एंट्री से एग्जिट तक का समय कितना है, 35 days to 65 days। मोटा मोटी याद रखने के लिए क्या मानोगे, 1 month से 2 month का समय लग जाता है किसको, फेसियोला हिपेटिका के लार्वल स्टेज को अपनी इंटरमीडिएट होस्ट में बिताने के लिए। समय कितना है, मिनिमम 1 मास तो लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम 2 महीना भी लग सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि इस लार्वा को अंदर भोजन कितना मिल रहा है। भोजन जल्दी मिलेगा तो जल्दी ग्रो करके बाहर निकलेगा, भोजन धीरे धीरे मिलेगा तो उतना लेट लगाएगा बाहर निकलने में। ये प्रोसेस चलता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इट टेक 35 to 65 days आफ्टर एंट्री ऑफ मिरासिडियम into the body of snail to the exit of cercaria from the host body। मिरास्टिडियम के आते और इस सर्करिया के निकलते तक का समय इतना लग गया। रेट एंड एक्सटेंड ऑफ लार्वल डेवलपमेंट इन स्नेल बॉडी डिपेंड अपॉन, भाई कितना जल्दी वो निकलेगा बाहर, अभी अभी आया तो कितना जल्दी बाहर निकलेगा, पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करेगा, न्यूट्रिशन पे। और बाहर मीडियम क्या होना चाहिए जब निकलेगा, तो बाहर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पीएच तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बाहर के पीएच पे, टेम्परेचर बहुत असर करता है, लेकिन निश्चित टेम्परेचर होगा तभी बाहर निकलेगा वो, नहीं तो नहीं निकलेगा, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, मोलस्का के अंदर ही रहेगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द हिपेटोपेनक्रियास और डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ स्नेल, कि यदि अच्छे से खाना पीना मिल रहा है उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ये इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में अच्छे से खाना पीना मिल रहा है, तो जो मिरास्टिडियम आया था वो फटाफट जल्दी जल्दी बदल जाएगा, सर्केरिया में डेवलप हो गया,
मेरिस्टेम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, जल्दी बन जाएगा। जितना खाना मिलेगा उतना जल्दी बनेगा और बाहर निकलेगा। बाहर तभी निकलेगा जब बाहर की मीडियम क्या होनी चाहिए, मैं बोला पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, देख लीजिए। इमरजेंस ऑफ सर्केरिया फ्रॉम स्नेल इज डिपेंड अपॉन सराउंडिंग कंडीशन। बाहर का कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर उसके लिए अच्छा है। पी नोट क्या बोल रहा है, पीएच ऑफ मीडियम हैज नो मैटर। पीएच पे ज्यादा कोई डिपेंड नहीं होता है। किस पे डिपेंड होता है, 9 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के तापमान यदि बाहर का है, यहाँ का इतना यदि टेम्परेचर है तो कौन निकल जाएगा, स्नेल बॉडी से सर्केरिया लार्वा बाहर निकल जाएगा। अगला मैं भी बोल रहा हूं, सर्केरिया स्विम्स अबाउट इन द सराउंडिंग वाटर और क्रॉल्स, क्रॉस मूवमेंट कर रहा है, अबाउट ऑन ग्रॉस ब्लेड, भाई घास की पत्तियों तक चला गया, और सम अदर एक्वेटिक प्लांट, या भी कोई भी एक्वेटिक प्लांट जो है वहां पर जाके उसके पास चला गया। 2 दिन लगातार तैरने के बाद चिपक जाएगा बोला मैं। आफ्टर एंड एक्टिव लाइफ अप टू 3 days इट लूजेस इट्स टेल एंड अंडरगोस इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का मतलब बाहर में कवच बनना, और कवच किसके द्वारा बनेगा, सिस्टोजिनस ग्लैंड था उसके लेटरल भाग पर, वहां से बनेगा। ऑन सम एक्वेटिक प्लांट टू बिकम द मेटासर्केरियल लार्वा। अब मैं क्या बोला आपको कि जैसे ही चला गया वो कहां पे, ग्रास ब्लेड पर, 2-3 दिन तैरने के बाद जैसे ही जाके चिपक गया तो सबसे पहला काम तो किया, पूंछ को गायब कर दिया देखिए, और चारों तरफ इंसिस्टमेंट कर दिया, सिस्ट बना दिया, कवच बना दिया। कहां से बना कवच, कवच बना सिस्टोजिनस ग्लैंड से जो उसके लेटरल भाग पर पाया जाता था। ये देखिए, इसने केमिकल निकाला, केमिकल निकाला, सिस्ट निकाला तो कवच बन गया। ये हो गया। चलिए अगला देखिए, तो सिस्ट कैसा होता है, द थिक हार्ड एंड व्हाइट सिस्ट, भाई मोटा होता है, एकदम कठोर होता है, ठीक। इज ए प्रोडक्ट ऑफ कौन से ग्लैंड, सिस्टोजिनस ग्लैंड। कहाँ था, उसके लेटरल भाग पर था ना। अब ये सिस्ट बनाने के बाद ग्लैंड का कोई रोल नहीं है, ग्लैंड धीरे धीरे गायब हो जाएगा। देखिए ग्लैंड सेल विच डिजेनरेट सून आफ्टर, देखिए ये जैसे सिस्ट बना दिया, ये देखिए तो ये जो ग्लैंड दिख रहा है, ग्लैंड सेल, अभी येलो कलर से किया हूँ, बड़ा बड़ा सेल दिख रहा है, ये सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल था। ये अपना केमिकल निकालने के बाद चारों तरफ बन जाएगा व्हाइट कलर का ये हार्ड सिस्ट जो बन गया। ये बनने के बाद सिस्टोजिनस ग्लैंड क्या हो जाएगा, गायब। देख लो यहाँ पर सिस्टोजिनस ग्लैंड लेटरल भाग पर थे, अब यहाँ पर नहीं है, गायब हो गया, ठीक। Uninsisted cercaria ingested by primary host are destroyed by action of its digestive acidic gastric juice। गैस्ट्रिक जूस मतलब होता है स्टमक से निकलने वाला डाइजेस्टिव जूस, स्टमक डाइजेस्टिव जूस क्या होता है बताऊंगा आगे। ये बोल रहा है कि सर्केरिया लार्वा बदल गया किसमें, अब तक सर्केरिया लार्वा बदल गया मेटा सर्केरिया लार्वा में। अंतर देखिए, ये फ्री स्विमिंग होता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है, और ये जब घास के पत्ती पे जाके चिपक जाता है, अपना पूंछ को गायब कर देता है, चारों तरफ शिष्ट निकाल लेता है, तो बन जाता है मेटासर्करिया लार्वा, ठीक। जब पूंछ को निकाल दिया, पूंछ को कट कर दिया, तो भैया सीधा सीधा ये हो गया कि इतना कट गया, बाकी सब कवच बन गया, ये बन गया। सिस्टेजिनस ग्लैंड गायब हो गया क्योंकि उसका काम ही खत्म हो गया, सिस्ट बना लिया, ये चारों तरफ कवच बना लिया। तो हो सकता है कि कुछ शर्करिया लार्वा अब भी इसी फॉर्म में घूम रहे थे और अभी अभी जाके पत्ते पे चिपके थे, अपने आप को बदल ही नहीं पाए थे मेटा सर्करिया लार्वा में। ये जो इंसिस्टमेंट हो रहा है, इंसिस्टमेंट जो हो रहा है वो नहीं हो पाया था कुछ लार्वा में, और उस घास को किसी बकरी ने, किसी भेड़ ने खा लिया, क्या कर दिया, इनगल्फ कर लिया, खा लिया, तो उसके बॉडी में ये भी तो चला जाएगा ना, जिसमें सिस्ट बन चुका है ऐसा वाला जाएगा, मेटा सर्करिया लार्वा जाएगा।
और जिसमें सिस्ट नहीं बना है उसमें सर्करिया लार्वा जाएगा। तो दोनों प्रकार के तो चले जाएंगे कहाँ पे, भेड़ के आहार नाल में। लेकिन याद रखना कवच किस में बना है, मेटासर्किल लार्वा में। तो जब उसके स्टमक के पास जाएगा, स्टमक का जो डाइजेस्टिव जूस रहता है, भोजन को पचाने वाला जूस, उस जूस के पाचन से ये तो बच जाएगा क्योंकि बाहर में कवच है, ये नहीं गल पाएगा। लेकिन ये पूरा इसका बॉडी गल जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहर में किसी प्रकार का कोई कवच था ही नहीं। ठीक, कुल मिला के ये है कि जब तक सिस्ट नहीं बनेगा तब तक अपनी प्राइमरी होस्ट जो था, प्राइमरी होस्ट बोलते हो सीप, उसके बॉडी में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए लास्ट कमेंट में बोला है कि अनइनसिस्टेड सर्केरिया ingested by the primary host sheep are destroyed by the action of its gastric juice। कि यदि ऐसा वाला को शीप ने ले लिया भोजन के रूप में अपने आहार नाल में, तो स्टमक में ये मारा जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि चारों तरफ एक मोटा सा कवच है, और कवच के चलते गैस्ट्रिक जूस का, स्टमक के जूस का कोई असर नहीं होगा, तो बच निकलेगा। उसके बाद ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं मेटासर्करिया लार्वा। मेटासर्करिया लार्वा को इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहां पर मेटासर्करिया लार्वा ही है जो भी पानी में है, और यही जाके आगे जाके जब भेड़ इसको आके यहाँ पर पानी पिएगा, ये पत्ती को खाएगा, तो ये भेड़ के शरीर में जाएगा, प्राइमरी होस्ट के शरीर में जाएगा, और ये जाके फिर एडल्ट फ्लूक, सेक्सुअली मैच्योर्ड फ्लूक बनाएगा, जिसको बोलते हो फेस्युला हिपेटिका। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि ये भेड़ को अटैक करने वाला कौन सा फॉर्म है, इस शिप को अटैक करने वाला कौन सा फॉर्म है, वो है कौन सा फॉर्म भाई, मेटासर्करिया वाला फॉर्म। तो मेटासर्करिया वाला फॉर्म क्या कहलाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज। जो भी होस्ट के बॉडी में जाता है वो इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है। ठीक, तो यहां पर हमारा मेटासर्करिया लार्वा कैसा होस्ट हो, कैसा स्टेज हो गया, इन्फेक्टिव स्टेज। इसको याद रखना। ये as many as 1000 मेटासर्करिया में बी फाउंड अटैच टू ए सिंगल ग्रास ब्लेड। अभी मैं बोला हूं कि यदि मैं बोला कि एक घास का पत्ता है यहाँ पर पानी के अंदर, तो यहाँ पर ये मत सोचना कि एक ठो आपका सिस्ट वाला चिपका हो गया यहाँ पर ना, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर सब अटैच हैं। कौन? इन सिस्टेज मेटासर्करिया। तो जब भेड़ आएगा खाएगा तो उसके बॉडी में हजारों जाएंगे। ठीक, इनका शेप कैसा है, राउंडेड है ना, गोल है भाई, देख लीजिए गोल दिख रहा है आपको, ये गोल दिख रहा है, तो राउंडेड शेप। डायमीटर कितना है, 0.2 mm, बहुत छोटा। देखिए इसका जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई जो बोलो गोल है, तो लंबाई चौड़ाई डायमीटर बोलो उसको आप, 0.2 mm। ये हो गया। मेटासर्करिया इज इनफैक्ट द जुवेनाइल फ्लूक आल्सो कॉल्ड मार्सिया। ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मेटासर्करिया लार्वा ही है जो भेड़ के बॉडी में गया, शिप के बॉडी में गया, डाइजेस्टिव जूस से बच गया, लेकिन जब स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा वहां की जूस से ही गल जाता है, ये बाहर का कवच गल जाता है, तो अंदर का जो पार्ट फ्री होता है ना, वो इंटेस्टाइन की दीवारों को भेद करके चला जाता है, कहाँ पे, सीधा चला जाता है बॉडी के शिलोम में, वहां से चला जाता है लीवर में, और वहां से वो बाइल डक्ट में जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, वहीं पर खाना पीना करके सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो यही तो एडल्ट बनाता है। तो एडल्ट के पहले की स्टेज यही है, इस स्टेज को क्या बोला गया, जुवेनाइल फॉर्म ऑफ एडल्ट। जुवेनाइल मतलब बच्चा, बचपन, एडल्ट का बचपना वाला फॉर्म यही है। अब देखिए मैं डायग्राम में बता रहा हूं, देखिए तो ये, चलिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर, आप समझिएगा। ये कोई सीप है, प्राइमरी होस्ट है, यहाँ पर ये कोई घास था, पानी के अंदर था, इसके अंदर, इसके ऊपर में कई सारे क्या थे, हजारों की संख्या में thousands of insisted मेटासर्करिया लार्वा। इसको जब खा लिया जाएगा
तो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, ये देखिए, ये आ रहे हैं ये। और कुछ ऐसे भी आ गए, मान लीजिए ये, जो अब तक जिसके बाहर में सिस्ट बना ही नहीं था, कवच नहीं बन पाया था, वो जब ये ओइसोफेगस से होते हुए, ओइसोफेगस से होते हुए कहां पहुंचेंगे, ये स्टमक है। यहां जब पहुंचेंगे, देखिए दो प्रकार के पहुंचेंगे, या तो सिस्ट वाले होंगे या तो विदाउट सिस्ट वाले होंगे। ये तो विदाउट सिस्ट वाले क्या होता है, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस की मदद से क्या हो जाते हैं, वो मार दिए जाते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ से क्या निकल रहा है, देखो ये गैस्ट्रिक जूस की वजह से कौन मारे गए, अनइनसिस्टेड, जिसमें सिस्ट नहीं बना था। लेकिन जिसके ऊपर सिस्ट बना था उसको किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ क्या बन चुका है, एक सिस्ट बन चुका है। देखिए ऐसा एक कवच बन चुका था, ये बच गया। अब ये जब जाएगा कहां पे, यहां से बच निकला, यहां से जाएगा कहां पे भाई, जब जाएगा प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के शुरू शुरू पार्ट में जब जाएगा तो यहां से निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस। देखो ये, अब इंटेस्टाइनल जूस की वजह से इसके जो बाहर का कवच था ना, वो कवच जाएगा, गल जाएगा भाई, वो कवच क्या हो जाएगा, गल जाएगा। ये कवच था, कवच यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस की वजह से गल गया, तो उसके अंदर वाला जो केवल बॉडी का पार्ट था वो फ्री हो गया, और ये इंटेस्टाइन की वाल को क्या कर रहा है, देखो तो ये पेनिट्रेट कर रहा है, और चला आया सिलोमिक फ्लूइड में। देखिए अब उसका वाल गल चुका है ना, सिलोमिक फ्लूइड से होते हुए चला गया, अटैक कर दिया किसको, लीवर को, लीवर के में आ गया, बॉडी में लीवर में आ चुका है। लीवर में जो बाइल डक्ट है वहां पर जा करके अटैच हो गया, ये बाइल डक्ट था, वहां पर जाके अटैच हो गया ये, और वहां पर न्यूट्रिशन किया, भोजन पानी किया, और मैच्योर बना लिया, सेक्सुअली मैच्योर फ्लूइड बना लिया, जिसको फेसियोला बोलते हो, ऐसा वाला फेसियोला हेपेटिका बना लिया। तो इस प्रकार की कहानी चलती है इसमें, तो देख लेते हैं कमेंट को, क्या बोल रहे हैं कि जुवेनाइल फ्लूक है, बिल्कुल जुवेनाइल फ्लूक है, एडल्ट बनने के पहले की स्टेज क्या है, मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक। इट डिफर फ्रॉम सर्केरिया, सर्केरिया से अलग होता है, इन दैट इट हैज ए राउंड फॉर्म, क्योंकि ये गोल होता है, सर्केरिया तो भैया ऐसा था, सर्केरिया ऐसा था, मेटासर्केरिया गोल हो गया, चारों तरफ कवच बन गया। ये ए थिक हार्ड सिस्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल प्रेजेंट, इसके बाहर में एक कठोर कवच बन जाती है, कठोर कवच बन जाता है, सिस्ट वाल बन जाता है, और फ्लेम सेल की संख्या भी बढ़ जाती है। इट लैक्स ए टेल एंड ए सिस्टेजिनस ग्लैंड, बिल्कुल इसमें टेल खत्म हो गया, सिस्टेजिनस ग्लैंड भी खत्म हो गए। ये देखिए इधर जो ये था सिस्टेजिनस ग्लैंड था, ये ग्लैंड नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको फ्लेम सेल की संख्या बढ़ जाएगा, टेल खत्म हो जाएगा। जर्म सेल्स और द जेनेटर रिड्यूमेंट आर प्रेजेंट एज सच। अब देखिए यहां पर जर्म सेल जो थे वो जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में रहेंगे, ऐसे जैसे थे ऐसे, भले डायग्राम में नहीं दिखाया गया, उसी फॉर्म में यहाँ पर रहेंगे, जैसे था वैसे मिलेगा यहाँ पर, धीरे धीरे बाद में डेवलप होगा वो। सिस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ डेसिकेशन, भाई ये सिस्ट क्या कर रहा है, ये जो कवच बन गया था मेटासर्केरिया का, ये कुछ समय के लिए यदि सूखा पड़ जाए, कहीं सूखे कंडीशन में चला जाए ना, तो ये मेटासर्केरिया सूख के नहीं मरेगा, बच जाएगा, जबकि थोड़ा सा सूखा पड़ जाए तो ये मर जाएगा, ठीक। तो डेसिकेशन से बचाता है किसको, मेटासर्केरिया को। ये तो सर्केरिया लार्वा था, तो सर्केरिया लार्वा में सिस्ट नहीं पाई जाती है, मेटासर्केरिया में सिस्ट पाई जाती है। सिस्ट क्या करता है, कुछ समय के लिए सूखेपन से बचाता है, यदि कभी सूखे वाला कंडीशन आ गया तो नहीं मरेगा तुरंत, ये बच जाएगा। चलिए।
ये देख लीजिए डायग्राम भाई, बिल्कुल किसके जैसा है, एडल्ट फ्लूक के जैसा दिख रहा है, देखिए ठीक। देखिए ये माउथ है, सामने की तरफ ओरल सकर है, पीछे वेंट्रल सकर या स्टेबुलम है। ये माउथ एसोफेगस, माउथ के बाद ये मस्कुलर फेरिंग्स एसोफेगस, इंटेस्टाइन बाइफरकेटेड हो गया, फ्लेम सेल ढेर सारा संख्या में बन गया, टेल कट चुका है, सिस्ट जैसे ग्लैंड खत्म हो चुके हैं, उनका काम खत्म हो चुका है, सिस्ट बना चुके हैं, अब ये पत्ती पे चिपके हुए हैं। अब क्या होगा, इनको कौन खाएगा, प्राइमरी होस्ट शीप। अब देख लेते हैं इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन होगा तो कौन प्राइमरी होस्ट के अंदर जाता है, तो मेटासर्केरिया लार्वा जाता है। ये मेटासर्केरिया डेवलप इनटू एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड द डेफिनेटिव होस्ट या शीप। केवल शीप में या उसके जो होस्ट है वहीं पर ही डेवलप होंगे, बाकी किसी और दूसरे एनिमल के द्वारा खा लिए जाएंगे तो उसके बॉडी में डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि डेवलप होने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो डाइजेस्टिव जूस चाहिए, वो केवल शीप में मिलेगा, बाकी में वो चीज नहीं मिलेगा। इसलिए बाकी के अंदर यदि गए तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। The latter gets infection by grazing on leaf and grass blades to which cysts are attached। कि जब भी कोई प्राइमरी होस्ट उस ग्रास को फीड करता है, खा लेता है, जिसमें क्या अटैच है, क्या अटैच है भाई हमारे पास, मेटासर्केरिया लार्वा अटैच है। तो उसके आहार नाल से होते हुए पहले तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाते ही वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, उस जूस की मदद से यदि कोई अनइंसिस्टेड वाले आ गए हैं सब मारे जाएंगे, या कोई सर्केरिया लार्वा है तो मारा जाएगा। यदि मेटा सर्केरिया के ऊपर कवच बन गया है तो वो बच जाएगा, वो चला जाएगा प्रोजिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में। वहां के जूस में क्या होगा, यहाँ की वाल जो है गल जाएगी, ये वाल गल जाएगी, आप ये अंदर वाला लार्वा फ्री हो जाएगा मेटासर्केरिया, और ये इंटेस्टाइन की दीवारों को भेद करके सिलोमिक फ्लूइड में चला जाएगा, सिलोमिक फ्लूइड से डायरेक्ट इन्फेक्ट करेगा लीवर को, लीवर में जाके बाइल डक्ट में जाके अटैच हो जाएगा, न्यूट्रिशन लेगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, बन जाएगा मैच्योर एडल्ट फेस्टिवल हिपेटिका, जो कि हर्माफ्रोडाइट होता है, जिसमें 2 टेस्टिस एक ओवरी पाई जाती है। पढ़ चुके इसके बारे में हम लोग। देखिए मेटासर्केरिया सर्वाइव एक्शन ऑफ होस्ट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब आप स्टमक की बात कर रहा हूं मैं, एज इट्स सिस्ट इज इनसोल्युबल इन इट। मेटासर्केरिया का जो सिस्ट होता है स्टमक के जूस से नहीं गलता है, बच जाता है ये। अगर अनइंसिस्टेड वाले आ गए तो मारे जाएंगे, सब गल जाएंगे। सिस्ट वॉल फाइनली डिजॉल्व इन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड लिबरेटेड द लार्वा। प्रोक्सिमल पार्ट इंटेस्टाइन के शुरू शुरू भाग पर ये गल जाता है, वहां लार्वा फ्री हो जाता है। इट पेनेट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल एंड गेट इनटू द स्लमिक फ्लूइड। इंटेस्टाइनल वॉल को गलाते हुए स्लमिक फ्लूइड में चला गया। नाउ इट इन्फेक्ट द लिवर, लिवर को अटैक किया, फिर ऑन टिश्यू एंड ग्रो इन साइज, वहां लिवर टिश्यू को खाया, बाइल प्रोडक्ट को खाया और साइज में बड़ा हो गया। इन 5 to 6 वीक, और 5 से 6 वीक में, 5 से 6 वीक मतलब समझ लीजिए 1.5 महीना लगभग, 1.5 महीने में ये क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा और सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। इट देन टेक अप इट्स पोजीशन इन द बाइल डक्ट, अपना जगह लेगा बाइल डक्ट में, एक पोजीशन को, पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, वेयर इट फाइनली अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। और फिर बोल रहा है आगे, इन 11 to 13 वीक आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट मतलब प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट के मतलब शीप। जब शिप में एंट्री मारा था तब से लेकर के 11 से 13 वीक के अंदर ये अंडे देने शुरू कर देंगे। एंटरिंग द बॉडी ऑफ होस्ट इट स्टार्ट लेइंग एग्स, ये कैप्सूल। मतलब ये हो गया कि यहां से जब से गया है, यहां से ये एंट्री से लेकर के यहां पर सेक्सुअली मैच्योर होते तक ये सेक्सुअली मैच्योर है, ये अंडे देगा।
तब तक का समय क्या हो जाएगा, कितना, 11 से 13 वीक। एंट्री से लेकर के अंडे देते तक का समय 11 से 13 वीक का समय रहेगा प्राइमरी होस्ट शीप में। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। हमने जहां से शुरू किया था एडल्ट फ्लूक, वहां पर पुनः लौट के आ गए हम। देख लो, एडल्ट फ्लूक, सेक्सुअली मैच्योर फ्लूक किसको कहते हैं आप? एक मिनट से बना देते हैं इसको। ये एडल्ट फ्लूक बन गया, ऐसे फ्लूक बन गया, देखिए इसमें एक ओवरी बन गया, दो टेस्टिस बन गए, यही ऐसा फ्लूक बन गया। अब अंडे देते तक का जो समय है, प्राइमरी होस्ट मतलब शिप में आते ही अंडे देने तक के समय कितना लग जाता है भाई? उसको 11 से लेकर के 13 वीक लग जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा ये फेसियोला हिपेटिका का एक लाइफ साइकिल ये पूरा होता है। यहां से लेकर के शुरू किया था हमने, ये ऐसे करके ये इधर से होते, सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट से गुजरते, फिर प्राइमरी होस्ट, फिर अंडे तक, अंडे कैप्सूल बनते तक फिर आ गए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक वीडियो में ये पढ़ेंगे कि केवल इतना को ही पढ़ेंगे हम, जो एक साइकिल को देख के हमको समझ में आए, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। और एक साइकिल को देख के समझ में आएगा क्या क्या इसमें हो रहा है घटना, वो बनेगा एक अलग से वीडियो। अब तक हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक, लेकिन जब फाइनली एक समराइज करोगे तो एक वीडियो में कैसे समझ में आएगा चीजें, कैसे कोरिलेट करोगे सबको आपस में एक साथ, हम बात करेंगे उसकी। ठीक है, सुन पा रहे हैं कि नहीं? सुन पा रहे हैं? चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बचा हुआ दिन अच्छे से जाए, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, जल्दी से अपने टारगेट को अचीव करें। इस शुभकामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।